हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़े, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो सेक्शन फार्मूला है 3D ज्योमेट्री में। बट उससे पहले हम दो चार यूजफुल रिजल्ट्स देख लें। जो फिगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उनको टैकल करने में ये रिजल्ट्स काम आएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ही रिजल्ट्स हैं, छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे आप लोग, बट स्टिल एक बार रिवीजन हो जाए तो अच्छा है। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल अज्यूम कर रखा है ABCD। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल को हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो मैं कंडीशंस लिख देता हूं जिसके हिसाब से आप क्वेश्चन में उस चीज को टैकल कर सकते हो। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल पहले केस में एक पैरेललोग्राम होगा अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो, मतलब ABCD के इक्वल हो और BC DA के इक्वल हो। तो a quadrilateral ABCD is a parallelogram if AB is equal to CD and BC is equal to DA। ये हो गई क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने की बात। सेकेंड हमको रेक्टेंगल में देखना है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास रेक्टेंगल होगा अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो, साथ में जो डायगोनल्स हैं ना, जो जैसे एक हमारी डायगोनल है BD और एक डायगोनल है हमारे पास AC। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा अगर ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो और साथ में डायगोनल की लेंथ भी इक्वल हो। तो रेक्टेंगल इफ AB equal to CD, BC equal to DA and AC is equal to BD। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोई भी फिगर रोम्बस होगी कब, तो रोम्बस हमको पता है डायगोनल्स तो इक्वल नहीं होती हैं बट चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो रोम्बस इफ AB is equal to CD equals to AD equal to BC and AC must not be equal to BD। और फोर्थ रिजल्ट जो है हमारे पास वो ये है कि अगर हमको किसी भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशंस ये हैं कि अब क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर इफ AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल्स टू BD। तो अगर ये कंडीशंस हमारे किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल वो स्पेसिफिक फिगर हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि प्रूव दैट द गिवन फिगर इज स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या रोम्बस, तो किस तरीके से उसको टैकल करना है। तो अगर क्लियर हो गया हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अपने मेन टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना था दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हमको वही चीज देखनी है कि मान लीजिए कि दो पॉइंट्स हैं स्पेस में P और Q। P एक पॉइंट है x1 y1 z1 और Q एक पॉइंट है x2 y2 z2 और इनके ज्वाइन को एक पॉइंट R जो कि x y z है। लेट अस सपोज ये जो पॉइंट R है ये P और Q के ज्वाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने अभी छोटी क्लास तक सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ x और y का पढ़ा था कि x और y का यूज करके x और y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लोग किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, x और y वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस एडिशनली उसी के जैसे एक z का फॉर्मूला और ऐड कर देंगे। तो अगर हमको r का x कोऑर्डिनेट निकालना है, बेसिकली हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में यही करते हैं ना, जो पॉइंट इन दो पॉइंट्स के ज्वाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। तो अगर r ही वो पॉइंट है जो P और Q के ज्वाइन को m/1n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो r के लिए अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो वो क्या बनेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n।
ये फॉर्मूला छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे 10th में। ऐसे y के लिए आपने फॉर्मूला भी पढ़ लिया होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अब आखिरी हमारे पास, अब यहाँ पे क्या है, स्पेस में तीसरा कोऑर्डिनेट z आ जाएगा, तो z को भी हम लोग वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट के x, y और z कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि गिवन 2 पॉइंट्स के ज्वाइन को m/n या किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला हो चुका है। सेकेंड हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। जिस तरीके से हमने 2 पॉइंट्स में देखा था कि अगर लेट अस सपोज इस बार हम लोग मान के चल रहे हैं R इज मिड पॉइंट, R इज मिड पॉइंट। अगर R मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसका मतलब ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। R अगर मिड पॉइंट है तो ये रेशियो 1:1 हो जाएगा ना, इक्वली दोनों लेंथ्स को डिवाइड कर रहा होगा। तो हमको m और n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है, फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट हमारे पास बन जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z कोऑर्डिनेट हमारे पास बन जाएगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेस में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच वाला पॉइंट, दैट इज मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो आई होप कि दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले में आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये पॉइंट R जो है ये P और Q को 2 तरीके से डिवाइड कर सकता है। इट में डिवाइड इट इन द रेशियो m/n इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली ऑल्सो। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला है ना, दीज फॉर्मूलाज आर फॉर इंटरनल डिविजन्स। अभी क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन? मान लीजिए कि P और Q पॉइंट कुछ इस तरीके से होते, x1 y1 z1, और एक Q पॉइंट है x2 y2 z2, और इनको ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट R है वो इनके बीच में ना लाई कर रहा होता, बट इस लाइन के कहीं एक्सटर्नली लाई कर रहा होता यहाँ पे। तो इस केस में हम कहते हैं कि R इज डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ P एंड Q एक्सटर्नली। यहाँ पे क्या हो रहा है, R पॉइंट P और Q के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे R इज डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ P एंड Q इंटरनली। तो यहाँ पे जो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं जो हम छोटे क्लास में 10th या 9th में पढ़ चुके हैं। जब किसी भी पॉइंट को कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उस केस में वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच नहीं लाई करता है, बल्कि उनके जो लाइन सेगमेंट है उसके बाहर एक्सटीरियर में लाई करता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम ये भी फॉर्मूला देख लेंगे कि अगर कोई पॉइंट R एक्सटर्नली 2 पॉइंट्स के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो आप इसको तब तक के लिए नोट डाउन कर सकते हैं, ये मैं बाद में ड्रॉ करके बता दूंगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। क्या करना है इसमें हमको, जब भी एक्सटर्नल डिवीजन में कोई पॉइंट R है, जैसे वही चीज है कि R एक पॉइंट है जो P और Q पॉइंट्स के ज्वाइन को m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये हमारा P पॉइंट है x1 y1 z1, और एक ये हमारा Q पॉइंट है x2 y2 z2, और इनके ज्वाइन को एक पॉइंट R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है x y z। ठीक है ना, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि R डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ P एंड Q इन द रेशियो m/n एक्सटर्नली। जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो हमको बस करना क्या है, वी हैव टू डू दैट कि रिप्लेस n विथ -n। बस इतना कर देना है, जितने भी फॉर्मूले थे उसमें हमें n को -n से रिप्लेस कर देना है।
तो देखते हैं क्या फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे x कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना था फॉर r x कोऑर्डिनेट, तो x क्या बन रहा था mx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो हमको वहां पे बस प्लस n की जगह माइनस n कर देना है। मतलब अब फॉर्मूला बन जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। और z का फॉर्मूला क्या बन जाएगा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूले बन जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला कब, जब कोई r पॉइंट p और q के ज्वाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो m/n के रेशियो में। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग को जो देखना है सेक्शन फॉर्मूला में वो है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे हम किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सभी ने पढ़ रखा होगा कि सेंट्रॉइड वो पॉइंट है किसी ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन के साथ बनता है। ठीक है, आई होप ये सभी को पता होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ medians of a triangle is called centroid। जहां पे ट्रायंगल के तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइड, और इस पॉइंट को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो सेंट्रॉइड हो गया। कैसे आएगा, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2 और C पॉइंट के x3 y3 एंड z3। अब हमको एक चीज ये भी पता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कि मीडियन डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मीडियन बाइसेक्ट्स द बेस। अब बेस क्या है, बेस का यहाँ पे सेंस है कि मीडियन जिस लाइन पे भी ड्रॉप हो रहा है उसको वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को D ले लूं तो मेरे पास BD और CD वाला पोर्शन जो है आपस में वो इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है वो ये है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स एनी मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एक मीडियन हमारा ऐसे भी पास कर रहा होगा यहाँ से इस तरीके से, और एक मीडियन हमारा इस तरीके से भी पास कर रहा होगा। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो सेंट्रॉइड बन रहा है, और सेंट्रॉइड हमेशा किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब बात आती है कि रिटेन कैसे रखें कि 2 वाला पोर्शन कौन सा, 1 वाला पोर्शन कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि वर्टेक्स के साइड वाला, वर्टेक्स मतलब समझ रहे हो आप, कोना, वर्टेक्स के साइड वाला जो मीडियन का पोर्शन है उसका रेशियो 2 होता है और बेस के साइड वाला पोर्शन 1 होता है। जैसे अगर आप इस वाले मीडियन को देख रहे हो जो B से निकल रहा है, तो जो ये वर्टेक्स की तरफ वाला पोर्शन है इसका रेशियो 2 होगा और बेस की तरफ वाले का पोर्शन 1 होगा। वैसे अगर आप सिस्टमैटिकली अगर ड्रॉ करोगे मीडियंस को तो वो खुद दिख जाएगा। लॉन्गर पोर्शन ऑफ द मीडियन शुड बी ऑन द वर्टेक्स साइड एंड स्मॉलर पोर्शन ऑफ द मीडियन शुड बी ऑन द बेस साइड। तो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 2 है और दूसरा वाला 1 है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमको क्या निकालना है, हमको सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले तो क्या करें, जो आइडियोलॉजी प्रॉपर है वो ये है कि हमको पता है D जो है वो B और C का मिड पॉइंट है। D जो है वो B और C का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं तो A और D के बीच में हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको रेशियो पता है कि किस रेशियो में ये पॉइंट A और D के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो है 2:1। तो हम क्या कर सकते हैं, D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और फटाक से हम लोग क्या कर सकते हैं, G के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत आसान है निकालना। मिड पॉइंट से आप जैसे ही निकालोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x2 + x3/2, y2 + y3/2 एंड z2 + z3/2।
ये हमारे पास जो है डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1 बाय दिस पॉइंट जी। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ही निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, जी जैसे है हमारा जी पॉइंट, तो जी का जैसे अगर एक्स निकालना होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे ना, mx2 प्लस nx1, नहीं आप देख सकते हो ना, दिस इज m1, ये दिस इज m, दिस इज n, तो mx2 nx1, तो बन जाएगा mx2 प्लस nx1, मतलब 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y क्या बन जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और सिमिलरली हमारा z क्या आ जाएगा, z हमारे पास सिमिलरली आ जाएगा, बताइए z क्या बनेगा, mz2 प्लस nz1, क्योंकि n तो 1 है, अपॉन 2 प्लस 1। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये x हो गया है, ये y हो गया है और ये z हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम बचा है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं कैलकुलेशन वर्क भी आगे दिखा देता हूँ। चलिए तो आगे हम लोग कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए। तो x की कैलकुलेशन यहाँ से क्या आ रही है, 2 से 2 तो कट जाएगा हमारे पास ना, यहाँ x क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। y क्या बन जाएगा ऐसे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आई होप क्लियर होगा, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर ऐड होके नीचे 3 बन रहा है। और z क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो ये क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी। किसी भी ट्रायंगल के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो वो इसी तरीके से आ जाएंगे। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q इन द रेशियो 2:3। मतलब हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो P और Q के जॉइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग पॉइंट कोई R मान लेते हैं, इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x y z। तो ये x y z P और Q को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब तक कि लिखा ना जाए कुछ भी, तब तक हम लोग को यही अज्यूम करना है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना होगा तो वो खुद बता देगा कि इसको एक्सटर्नली ये डिवाइड कर रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आप अटेम्प्ट भी दे सकते हो। तो आई होप आप सबने अटेम्प्ट दिया होगा इस क्वेश्चन को। और हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो x निकाल लेते हैं, x क्या बन जाएगा, ये हमको दिख गया, ये m/n लिखा है, ये हमारे लिखे हैं x1 y1 z1 और ये लिखे हैं x2 y2 z2। तो x का फॉर्मूला बन जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mx2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस nx1 का मतलब 3 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 3 मतलब 5। तो ये बन जाएगा -2 प्लस 15 अपॉन 5 विच इज 13/5। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 13/5। सिमिलरली y भी निकाल सकते हैं हम लोग, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करके, मतलब 2 इंटू -2 -4 प्लस n इंटू y1 मतलब 3 4 12 अपॉन 5। तो आई होप ये बन जाएगा 8/5। और हम लोग z और निकाल लेते हैं, z हमारे पास हो जाएगा
mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, मतलब 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 2 6 अपॉन 5 विच इज 14/5। तो जो पॉइंट्स थे वो आ गए अपने पास 13/5, 8/5, 14/5। इजी क्वेश्चन था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। आई होप सबको क्लियर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और नीचे वाले क्वेश्चन को ट्राई दे सकते हो। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई दिया होगा और बहुत आसान क्वेश्चन है। m/n ये दिया ही है, इसको x1 y1 z1 कर लेना है और इसको x2 y2 z2 कर लेना है। x का फॉर्मूला लगाएंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। याद है ना, इसमें देखो शब्द लिखा है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब है कि हमको नेगेटिव साइन माइनस साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बस कर लेते हैं। mx2 मतलब 3 इंटू 4 माइनस nx1 मतलब 4 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 4। तो ये बन जाएगा 12 माइनस 8 बाय माइनस का 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। y हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, मतलब 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 4 इंटू ये माइनस का 4 तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। वो क्लियर है ना, ये चीज आप देखो, अगर n इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे y1 को तो -4 बन रहा है और माइनस के साथ वो प्लस बन जाएगा अपॉन m माइनस n, मतलब 3 माइनस 4। तो ये चीज आ जाएगी हमारी माइनस की 13। ओके, और हमारे पास अब लास्ट बचा है z। तो z को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। z कहाँ गया, हाँ z विल बी mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। तो mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n का मतलब m इंटू z2 मतलब 3 इंटू 1 इज 3 माइनस nz1 मतलब 4 इंटू 3 इज 12 अपॉन माइनस 1। तो ये आ गया माइनस का 9। तो बस हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, -4, -13, माइनस का 9। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो क्लियर हो गए होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको रेशियो फाइंड करना है जिसमें जॉइन ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। मतलब हमारे पास दो पॉइंट है P और Q। P पॉइंट जो है हमारे पास दैट इज 2, 1, 3 -1, 3 एंड Q पॉइंट हमारे पास है 4, 3, 1। एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 20/7, 5/7, 15/7। अब ये जो पॉइंट है P और Q, ये इस पॉइंट के थ्रू किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो रहे हैं, मतलब m/n की वैल्यू बतानी है हमको। तो ऐसे क्वेश्चंस छोटी क्लास में 10th या 9th में अटेम्प्ट किए हुए, जिसमें हम लोग जब भी हम लोग को रेशियो फाइंड करना होता है हम उसको k/1 एज्यूम कर लेते हैं, है ना। जब भी हमको रेशियो फाइंड करना होता है तो रेशियो हम लोग मान लेते हैं k/1, जहां पे k ही हमारा क्या होता है m/n होता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को याद दिला दूं अगर ना याद हो। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये पॉइंट जो है ये P और Q के ज्वाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब अगर मैं दोनों तरफ n से डिवाइड कर दूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना कि ये पॉइंट इस लाइन को m/n/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं दोनों रेशियोज को n से डिवाइड कर दूं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि ये पॉइंट इस लाइन को m/n/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसी क्वांटिटी को हम लोग k मान लेते हैं, तो वहां से हमारे पास असम्पशन आता है कि मान लीजिए k/1 के रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन को
डिवाइड कर रहा है। अब हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाना है अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम लोग किसी के लिए भी लगा सकते हैं, आप एक्स के लिए लगा दो। इसे एक्स के लिए लगाओगे तो क्या बनेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब x की वैल्यू हमको पता है 20/7 है। अब यहाँ पे m/n की वैल्यू क्या होगी, k/1, तो n की जगह पे हम k रख देंगे और x2 की जगह पे हम लोग रख देंगे, ये हमारे पॉइंट्स हो गए ना x1 y1 z1, और ये पॉइंट्स हो गए x2 y2 z2। तो k इंटू x2 मतलब 4 प्लस n मतलब 1 इंटू x1 मतलब 2 अपॉन k प्लस 1। तो हमारे पास ये बन जाएगा 20/7 इज इक्वल टू 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बनेगा 20k प्लस 20 इक्वल्स टू 28k प्लस 14। अब हमको पता है ये आंसर क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 8k, तो k की वैल्यू आ गई 6/8 विच इज 3/4। तो मतलब m/n की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अगर आप ये assumption ना मानते तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे m/n मान के भी, बट आप दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें दो इक्वेशन की जरूरत आपको पड़ती। ऐसे क्या हुआ, आपका एक ही इक्वेशन से काम निकल आया। तो आई होप कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी रेशियो फाइंड करने की बात है बिल्कुल आंख बंद करके k/1 रेशियो मान के सब्स्टिट्यूट कर दें, जो k की वैल्यू आएगी वही m/n की भी वैल्यू होगी। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन को नोट कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points P 2, 3, 4 and Q -3, 5, -4 is divided by the yz plane and also find the point of intersection। ठीक है, मतलब वो हमसे बेसिकली ये कह रहा है कि पहले तो आप वो रेशियो बताओ जिस रेशियो में yz प्लेन इन दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन को, मतलब हो सकता है कि एक पॉइंट yz प्लेन के ऊपर हो, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो कि जैसे ये हमारी y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये z एक्सेस है। तो yz प्लेन हमारा इस तरीके से है और ये पॉइंट आप मान लो इस तरीके से निकला होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट इस तरीके से yz प्लेन को क्रॉस कर रहा होगा, एक पॉइंट P आगे होगा, एक पॉइंट Q पीछे होगा। तो yz प्लेन जो है इस दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो वो कह रहा है कि आप एक तो वो रेशियो बता दो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और जब रेशियो आ जाए तो इस पॉइंट की भी वैल्यू बता दो जिस पॉइंट पे ये yz प्लेन पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो वही काम है रेशियो निकालने के लिए कि हमको क्या करना है, लेट द रेशियो बी k/1, रेशियो वही मानना है। अब रेशियो मानने के बाद जो भी हमारा पॉइंट है, लेट r बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। r को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना है तो r हो जाएगा x, y, z, इसको हम r मान ले रहे हैं। तो हमको पता है x क्या बनेगा, x बनेगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, है ना, क्योंकि k/1 रेशियो हो गया। अब x1 x2 हम लोग देख लेते हैं, ये सब है x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो kx2 मतलब -3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ऐसे जरा y की वैल्यू देखो क्या बनेगी, जो y की वैल्यू बनेगी दैट विल बी ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ky2 का मतलब हो गया 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। और ऐसे ही z को, z बनेगा kz2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, z2 हमारे पास है -4, तो ये आएगा -4k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1।
आई होप क्लियर है। अब जैसे ये पॉइंट्स आ गए तो ये तो हमारा काम आसान हो गया। काम क्या आसान हो गया, ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया और ये हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट आ गया। काम कैसे आसान हो गया, बस के की वैल्यू निकलते ही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे। ये तो हमारा काम आसान हो गया। के की वैल्यू जैसे ही यहाँ से निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे। लेकिन अब बात आती के कैसे निकाला जाए, के को कैसे फाइंड आउट करें। तो के को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉजिक जो स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं वो ये है कि वाईजेड प्लेन है। अगर हमारे पास वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। अगर वाईजेड प्लेन है हमारे पास तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 होगा। तो इसी का हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा अगर वाईजेड प्लेन में पॉइंट लाई कर रहा है। बस इस इक्वेशन में क्या करना है, x को 0 कर देना है और काम हो गया। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा -3k + 2 = 0, 2 = 3k और k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। मतलब जो रेशियो है हमारा, रेशियो m/n तो कितना आ गया 2:3। तो आंसर पहले पार्ट का आंसर आ गया है कि ये जो पॉइंट है वाईजेड प्लेन जो है वो इन दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमको y और z निकालने हैं क्योंकि हमको पता है x तो 0 है। तो यहाँ क्या करें, k की वैल्यू रख दें, k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। या फिर आप इसको उस फॉर्मेट में भी देख सकते हो ना, mx2 + nx1, नहीं ना, क्योंकि n तो ये है बाकी सब तो सेम रहेगा। तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं mx2 + nx1, नहीं क्योंकि m तो ये है बाकी सब तो सेम लिखा है, ये x2 है पर ये y2 है, ये y1 है। यहाँ पे m रख दें, यहाँ n रख दें, बात बराबर हो जाएगी। तो my2 ना समझ आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप k की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो। मैं बस ये कह रहा था कि जैसे कॉन्सेप्ट से हमारा आया था k की वैल्यू m/n, तो हम n को वापस अपनी जगह पे भेज दे रहे हैं, m/n रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, ये y2 रखा है, ये y1 रखा है, नीचे भी m + n बन जाएगा बस। तो my2 + ny1 / m + n और z भी ऐसे आ जाएगा क्या, ये है पॉइंट अपने पास, तो यहाँ रख देंगे -4 × 2 + 4 × 3 / 2 + 3। तो जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा 9 और 10 19/5 और z कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आएगा 12 - 8 मतलब 4/5। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वो 0, 19/5 आ गए और 4/5 आ गए। क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी ऐसा इसमें कठिन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन आसान दिखने लगेंगे आपको। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो मैं फिर बता दूं, ये मैंने किया है mx2 + nx1 / m + n, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। ये मैंने के वाला झंझट यहाँ नहीं रखा है। आप चाहो तो के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। 3D हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस 2-4 अच्छे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हो, तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।